हेलो एंड वेलकम टू माय लाइव। नाजरीन, आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव पे मेरा लाइव प्रोग्राम। आज जैसा कि आपने देखा है, ये डबल वॉइस क्यों आ रही है? अच्छा, अब ठीक हो गई है। तो आज की जो लाइव है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सी पैक का असल मकसद क्या है। ये सी पैक क्या बला है, और इतना ज्यादा नुकसान होने के बावजूद क्यों चाइना अभी भी सी पैक से दस्तबरदार नहीं हो रहा, बैकआउट नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान आर्मी एक इंतहाई भयानक किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है बलूचिस्तान में भी, और इसके साथ साथ एक इंतहाई भयानक किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इस वक्त वजीरिस्तान के इलाकों में भी जारी है। तो सी पैक, जैसा कि आप जानते हैं, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको कहा जाता है, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, और इसको नाम दिया गया है तिजारत का, यानी ये ट्रेड के लिए रूट्स बनाए जा रहे हैं। और ये मिडिल ईस्ट में भी बनाए जा रहे हैं, अफ्रीका में भी बनाए जा रहे हैं, और सेंट्रल एशिया की तरफ भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ सवालात उठने शुरू हो गए हैं, कुछ क्यूरोसिटी डेवलप हो रही है कि इतना सारा नुकसान होने के बाद भी चाइना क्यों फोर्स कर रहा है ये सी पैक को। आप जानते हैं कि मोर देन 62 या 63 बिलियन डॉलर्स इस पे अब तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन नतीजा ज़ीरो है। इसके साथ-साथ कई साल पहले, यानी 5 साल पहले, ये खबर भी आई थी कि चाइना ने ग्वादर को पाकिस्तान से लीज़ पे ले लिया है 40 साल के लिए। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इसमें ये सवाल पूछना बनता है कि भई सी पैक जो है, अगर ट्रेड रूट है, तो आप इतना नुकसान आपको हुआ है यहाँ पे इस ट्रेड रूट की वजह से, और इस जो आप ये बनाने जा रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है? तो मैंने इसको एक नया नाम दिया है, और वो नया नाम मैंने जो है वो ये दिया है कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, बल्कि ये चाइना पाकिस्तान मिलिट्री कॉरिडोर है, CPMC। वो आपने थंबनेल पे देखा है। इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं जनरल सुधाकर साहब का। सुबह से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं। इस वक्त भी वो ओमकार चौधरी साहब का जो चैनल है, OCN नेटवर्क, उस पर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। वो जैसे ही वहाँ से फारिग होंगे, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करें यहाँ पे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त वैसे तो 31 लोग जुड़े हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग इसको लाइव को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि आज का जो प्रोग्राम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मेहरान बलोच साहब, थैंक यू, आपने फूल भेजे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, चलते चलते मैं आपको बताऊं कि अभी अभी मैंने बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव पे वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने रिपोर्ट किया है कि BLA ने 8 पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक किए हैं कल। इसमें 6 पाकिस्तानी फौजी तो एक ही हमले में मारे गए हैं। IED हमला था, परखचे उड़ गए गाड़ी के, ना बंदों का जिस्म का हिसाब मिला है, और ना गाड़ी के परखचे, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गई है गाड़ी। उसका मैंने छोटा सा एक वीडियो भी उसमें शेयर किया आप लोगों के लिए। जी सुमित जी, राम राम। नवाज नेक्सल, वालेकुम सलाम। नवाज अली, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ये हम मेहरान बलोच साहब का मैसेज है, ये हमारे साथ नवाज साहब का मैसेज है, ये नवाज अली साहब हैं, इनका भी आया है, ये सुमित राथे जी का मैसेज है, और मेहरान बलोच ने वालेकुम सलाम का है। तो हमारा जो ये लाइव है, इसमें एक तो मैं सच्ची आपको बात बताऊं, लाइव क्यों करते हैं लोग,
मेरा अपना ख्याल ये है कि लाइव इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के साथ एक इंटरेक्शन डेवलप होता है, रियल टाइम में बातचीत होती है, लोग सवाल करते हैं और उनके जवाबात देने का मौका मिलता है। लेकिन इसके साथ-साथ ये एक किस्म का चैनल को प्रमोट करने का भी तरीका है। और चैनल को कैसे प्रमोट करते हैं, यानी जब लोग जुड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में, तो वो फिर सब्सक्राइब करते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है वो फिर जॉइन करते हैं, यानी वो मंथली मेंबर बनते हैं, पेड मेंबर बनते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आज आप लोग जो देख रहे हैं इसको, जो अभी तक हमें जिन्होंने जॉइन नहीं किया हमारे चैनल को, वो प्लीज़ हमारे चैनल को जॉइन भी करें। और इसके साथ-साथ इसके ऊपर एक फैसिलिटी होती है डोनेशन की, यानी सुपर थैंक्स होता है और अगर आप जो है वो कोई डोनेशन देना चाहें तो उसकी गुंजाइश भी होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सारी चीज़ें जो है साथ-साथ करते जाएँ। और जसबीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुधाकर जी बस जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, किसी भी लम्हे सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुझे कॉल कर रहे हैं वो, तो उनको हम जोड़ लेते हैं। और ये अच्छा, ये कोई वली खान साहब हैं, क्यों ऐसे बोलते हैं पता नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मिर्जा जी प्रणाम, ये सारे फाटा क्लोजली वॉचिंग ओवर योर एक्टिविटीज। अच्छा जी, मेरी एक्टिविटीज। चाचा गुड इवनिंग, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं जी सुधाकर जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने का। बड़ा मसरूफ दिन है। मैं अपने दर्शकों को बता रहा था, मैंने कहा जनरल साहब बेचारे सुबह से लगे हुए हैं, कभी किसी चैनल पे कभी चैनल पे, और मैंने कहा वो अभी ओमकार चौधरी साहब के चैनल पे बैठे हैं और जैसे ही वहां से वो फारिग होते हैं हमारे साथ आ जाएंगे। तो नहीं वेलकम नहीं जी, बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। बेटा साहब, बाकियों के साथ मैं मना कर सकता हूँ लेकिन आपको नहीं मना कर नहीं सकता नहीं, हूँ। धन्यवाद आपका आपके बहुत। साथ अच्छा, मुझे हमारा ये बताएं आज क्या टॉपिक चल रहा है जिस पे आप इतने बिजी हैं, किस टॉपिक पे बात चल रही है आज? देखिए, एक तो था जब प्राइम मिनिस्टर साहब जापान गए हैं, हाँ उसके हाँ। बाद चाइना, ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब जापान गए हैं उसमें क्वाड के ऊपर क्या चर्चा हुआ है। अच्छा। क्वाड के ऊपर, क्योंकि क्वाड कोड लोगों को समझ में बहुत कम आएगा। आप वो मसलों को डिस्कस करिए जो आज के दिन में जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के तौर पे सामने आ रहे हैं। पूरा विश्व में स्टेबिलिटी चला गया है आज के दिन में, उसके बारे में डिस्कस करिए। और नरेंद्र मोदी बिना नाम लेते हुए, वो यूएसए का नाम अभी तक ना लिए हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए हैं, वो अपना काम करते जा रहे हैं। अपने देश की बढ़िया चीज उन्होंने बताया था कि आप दूसरों के साथ तुलना मत करो, दूसरों का बदनाम मत करो, दूसरों का बुराई मत करो। आप देखो हम अपने आप का जो कमियां हैं उस कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। ये एक प्रधानमंत्री टाइप एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, एक स्टेट्समैन टाइप का एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे थोड़ी सी चर्चा पहले कर लेते हैं जापान के विजिट पे, 5 मिनट, और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कैसे देख रहे हैं आप मोदी जी के जापान विजिट को? जापानीज तो बड़े एक्साइटेड हैं। देखिए, चंद एक पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया है। वो क्या क्या पॉइंट हाईलाइट किया है, ये एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स में डॉट्स को ज्वाइन करके मैं बता रहा हूँ जी कि जी। जो डेड इकोनॉमी का जो एक स्टेटमेंट आया था अटलांटिक के उस तरफ से, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा देश है यहाँ पे पॉलिटिकल मैंडेट का स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिसी आपके जो है प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे है। और एसएनपी का एग्जाम्पल लेके, एसएनपी इट्स अ ग्लोबल एजेंसी, ठीक है ना, और उसका एग्जाम्पल लेके उन्होंने ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मैं सुन रहा था उनका लेक्चर का, क्या बोला उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि एसएनपी कि वर्ल्ड इज नॉट वॉचिंग इंडिया। बहुत अच्छा चीज बताया, वर्ल्ड इज नॉट वॉचिंग इंडिया बट काउंटिंग ऑन इंडिया। बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट। अच्छा, और एक सुनिए, वो क्या बोलते हैं एक प्रधानमंत्री जी, जो मतलब दीज आर ऑल मास्टर स्ट्रोक, सिंगल लाइनर। कैपिटल, जापानीज ये सोचते हैं, जापानीज का जो सोच विचार है बिजनेसमैन का, वो क्या है सोच विचार, वो कहते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन इंडिया डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज।
तीसरी चीज जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई अच्छा यूएसए का उन्होंने नाम नहीं लिया, वो बताया कि हिंदुस्तान का जो ग्रोइंग इकोनॉमी है ग्लोबल जीडीपी को 18% तक हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि हमें मालूम है, आपको और मेरे को पता है, यूएसए इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 11%। तो इनडायरेक्टली वो हर सवाल का वो जवाब दे रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जापानीज कंपनी पिछले 2 डिकेड में 40 बिलियन से ज्यादा एफडीआई में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं हिंदुस्तान में। पिछले 2 साल के अंदर $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। कहां पे? हिंदुस्तान के अंदर। और इसके साथ ये भी कह रहे हैं, देखिए, ही सेड कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के आसपास या उसके ऊपर है, ठीक है नहीं? सो कह रहा है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। 2017 का उदाहरण लेके उन्होंने चंद चीजों को हाईलाइट किया है कि इस तरह न्यू रिफॉर्म्स जैसे आईटी कोड या अदर रिफॉर्म्स नॉट लिमिटेड टू टैक्स प्रोसीजर्स एंड एसओपी, सिंगल विंडो अप्रूवल, पहले जब मल्टीपल विंडोज आता था, सिंगल विंडो अप्रूवल कैसे हो रहा है, और इसी के साथ ही स्पेस के बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए डॉक्टर मिर्जा, एक चीज मैं बताऊंगा, उन्होंने एक चीज बताया है कि पहले जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में बहुत सारे क्लॉजेस, पैरामीटर्स हैं, उन्होंने आज एक हाईलाइट किया जापान के जैसे देश में कि 45,000 कंप्लायंसेस हैव बीन रैशनलाइज्ड, मतलब बिल्कुल काट दिया, हटा दिया है पूरा 45,000। और एक so these are all master strokes, I would say. And he said कि our conviction and every conviction is filled with strategy. ये नहीं कि हम अंधे की तरह भाग रहे हैं, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान की तरफ नहीं कर रहे हैं, सोच समझ के सलाह मशुरा करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो उन्होंने हाईलाइट किया है, उन्होंने चंद एक चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जब जापान के बारे में आप पूछ रहे हैं, मैं ये कहूंगा जापान का आज के दिन में मीडियन एज कितना है? मीडियन एज इज 49.5 ईयर्स। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, इतना ही होगा, तकरीबन 50 साल का होगा। इसका 50 का है, चाइना का करीब 45 है, उधर यूरोप में करीब 44 पॉइंट समथिंग, यूएसए का 40 ईयर्स है तकरीबन। सो जापान का ये ओल्ड एज की वजह से आजकल वर्किंग पॉपुलेशन उनके पास एडिक्वेट नहीं है। तो यहीं पे प्रधानमंत्री जी जो हमारे जाके उन्होंने बताया है, पिच किया है, ये बोला है कि जापान रेडी वर्कफोर्स, नाम दिया उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, कि हम अपना टैलेंट देंगे, स्किल लेवल हम देंगे, आप टेक्नोलॉजी दीजिए, आप बताइए, इन दोनों का मिलन करके हम लैंग्वेज सिखाएंगे, जापानीज लैंग्वेज सिखाएंगे आपके मदद से, यहां आके काम करेंगे, या आपके लोग आते हैं हम उनको हिंदुस्तानी भाषा सिखाएंगे। आपके पास मैन पावर, एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है, तो हिंदुस्तान के पास वर्कफोर्स बहुत है, स्किल लेबर्स हैं, टैलेंट्स है हमारे पास। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये जो ट्रिप होगा जापान का, ये बहुत फ्रूटफुल होगा और इंडिया आगे ही जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप को और भी, जिसे कहते हैं ना, तप चढ़ती है और गुस्सा चढ़ता है कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, वो जो भौंक रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं मोदी साहब। अच्छा, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जनरल साहब, ये मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी एक महिला की, वो आपने देखी, जिसमें वो कह रही हैं कि ये जो सी पैक है ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है, कि चाइना की जितनी भी इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट है, वो सारी ईस्ट चाइना में है, क्वांगतुंग, क्वांगचो उस इलाके में, और रेल का सारा निज़ाम भी उसी तरफ है। तो फिर ये खुजराब पास से बलूचिस्तान की तरफ जो ये रास्ता निकाला है सी पैक के नाम से, इसका क्या मकसद है कि यहाँ तो 6 महीने तो मौसम इतना ख़राब होता है कि यहाँ से तो कोई आना जाना ही नहीं उस तरह से हो सकता, और ना यहाँ पे कोई कंपनियां हैं, ना यहाँ पे उस तरह कोई सिस्टम है। तो उससे मुझे ये ख्याल आया कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से ज़्यादा चाइना पाकिस्तान मिलिट्री कॉरिडोर लगता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ओके, बहुत बढ़िया। अगर मैं कोई पॉइंट मिस आउट होता है तो आप मेरे को थोड़ा सा याद दिलाइएगा। मैं सबसे पहला बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो वीडियो लिंक दिया था मैंने उसको देखा,
और मैं बधाई देना चाहता हूँ जो मैडम थे, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से वो एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूँगा कि हमें थोड़ा-सा हर चीज़ को थोड़ा गहराई में जाना निहायती आवश्यक है। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, कुछ आपके डेमोग्राफिक बैकग्राउंड, ये जो चीज़ें हैं उसको जोड़ना निहायती आवश्यक है। सबसे पहला चीज़ है जिनजियांग प्रोविंस और तिब्बत ऑटोनोमस जो रीजन है, ये दोनों चाइना के नहीं है। और भी बहुत सारे हैं जो हिस्से पुर्जे उन्होंने जोर जबरदस्ती इन्वेट करके जोड़ा था। तो जिनजियांग प्रोविंस पहले इसको ईस्ट तुर्किस्तान कहा जाता था। उन्होंने इसको नाम चेंज किए हैं। इसका पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ होंगे, शायद इतना ही होगा। और उइघुर मुस्लिम जो हैं माइनॉरिटी में उनको दिखा जाता है। अभी हैन चाइनीज़ उनका पॉपुलेशन, पहले अगर हैन चाइनीज़ का 10-12% होता था, अभी ओपन मीडिया में पता चल रहा है कि परसेंटेज काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है अभी। सो जब पीआरसी जब एस्टैब्लिश हुआ 1 अक्टूबर 1949, ये तब की बात है। एक चीज आपको मान के चलना पड़ेगा कि चाइना का एक बेखूबी एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान। ये 1949 के आसपास मैं कह रहा हूं, ये माओ सी तंग का ये फिलॉसफी था कि जिनजियांग प्रोविंस और ये जो तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन है, ये दोनों के दोनों बहुत बढ़िया है। उन्होंने छीन तो लिया, एनेक्स कर दिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके पास दो चीजें थे। लैंडलॉक्ड जो प्रोविंस है वो था सिंचुआन प्रोविंस जो ईस्ट की तरफ, और एक जिनजियांग प्रोविंस ये लैंडलॉक था। वो तब से वो ये कर रहे हैं कि जिनजियांग प्रोविंस को ईस्ट के साथ अगर कनेक्ट करना है 4000 किलोमीटर के आसपास उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा कम से कम आपको 1800-2000 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, अदरवाइज शॉर्टेस्ट रूट से, या फ्लाई करना पड़ेगा आपको अगर ईस्टर्न फ्लैंक के साथ जोड़ के रहना चाहते हो। तो इसीलिए देखें कि इसको अगर सस्टेन करना है एज अ वायबल प्रोविंस, तो इसको एक सिक्योरिंग एक्सेस ऑफ वार्म वाटर निहाती जरूरी था। और सिक्योरिंग एक्सेस ऑफ वार्म वाटर वाज पॉसिबल ओनली विद अरेबियन सी। तो ये तब का प्लान है, तब से उन्होंने प्लान कर रखे हैं। उनको तब भी पता था कि ये यूएसएसआर कभी ना कभी ये टूटेगा और उसके जो अंडर बेली है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, इनके साथ बॉर्डर सेटल करने पड़ेंगे। और उनके जो बीआरआई का प्रोजेक्ट टोटल 6 हैं, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इसको माना जाता है कि इसको ये जो सी पैक है, इसके अलावा 5 और अलग अलग जगह हैं, और 4 जाते हैं ये क्या काशगर होके, जिनजियांग प्रोविंस होके, तो ये भी एक शामिल है। ये तब का प्लान है। काराकोरम हाईवे जो है 60 से उन्होंने स्टार्ट करके 50-60 से, जब उनका G219 बन रहा था, लासा टू काशगर करीब 3300 किलोमीटर दूर है। यह अक्साई चीन को काट के 179 किलोमीटर लंबाई है, अक्साई चीन को काटता है, आके काशगर के साथ मिलता है, और काशगर से स्टार्ट होता है काराकोरम हाईवे। उनका मेन इरादा था किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके ये किसी भी तरह अरेबियन सी के साथ ये जोड़े उनको एक वार्म वाटर पोर्ट को। किस लिए? इसीलिए क्योंकि सबसे बड़ा चुनौती चाइना के सामने है। हुन जिनताओ जब थे प्रेसिडेंट, ये 2005 के आसपास है जी, हु चिंताओ। हाँ, जब उन्होंने एक फिलोसॉफी निकाला था कि द मोस्ट सीरियस चैलेंज बिफोर चाइना इज कॉल्ड एज मलाक्का डायलेमा। मलाक्का एक ऐसा जगह है, चाइना को अगर इकोनॉमी डबल डिजिट ग्रो हुआ है पिछले 30 साल या 40 साल में, इट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी आता है कहाँ? मिडिल ईस्ट से आता है, अफ्रीका आता है, लैटिन अमेरिका, लेकिन ये यूज करते हैं जो सी लेन सब कम्युनिकेशन है, ये स्टार्ट होता है पर्शियन गल्फ से लेके इंडियन ओशन, हमारा मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में मिनिकॉय आइलैंड के होते हुए 9 डिग्री चैनल, फिर 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार होके मलाक्का स्ट्रेट जो है उसको पार करके ये जाते हैं ईस्ट कोस्ट की तरफ। टोटल डिस्टेंस आपको ओपन मीडिया में 12,000 कुछ किलोमीटर मिलेगा, लेकिन मेरा स्टडी और रिसर्च के मुताबिक ये 14,400 किलोमीटर हो रहा है। ना डिफरेंस क्या है? ये एक तरफ आप 12,000 किलोमीटर जा रहे हो,
मैरीटाइम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चोक पॉइंट हिंदुस्तान के पास है, मलाका स्ट्रेट में अमेरिका बैठा है, फ्रांस बैठा है, हिंदुस्तान के फोर्सेस बैठे हैं, जब चाहिए लड़ाई जब शुरू हो जाएगी ये चोक करेंगे। 83% आपकी एनर्जी इंपोर्ट हो रहा है, एनर्जी के बिना आपका इकोनॉमी कहीं कहीं के नहीं रहेगा। और ये 14 दिन टाइम आपका पर्शियन गल्फ से लेके आपका मलाका स्ट्रेट तक 7 दिन टाइम लगते हैं। मलाका स्ट्रेट से ईस्ट चाइना सी की तरफ जब जाते हो ये करीब 7 दिन, मौसम खराब हो गया 7 दिन और जोड़ दीजिए आप, 14 दिन लगता है। मैरीटाइम का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज द लीस्ट। अगर एक बैरल ट्रांसपोर्ट करने में $2 लगता है, उसी बैरल को अगर लैंड रूट से कहीं आप भेजते हो तो ये दुगुना या 10 गुना ज्यादा लगता है। दोनों चीजों को जब आप कंपेयर करते हैं, टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम के साथ आपका फ्यूल भी खर्चा होता है, आपका मैन पावर भी लगता है कि नहीं? तो कॉस्ट, ओवरऑल रनिंग कॉस्ट जो है, एंड प्लस द कॉस्ट ऑफ द डीजल प्लस द ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जब आप मिलाते हैं तो ये जो डिस्टेंस है आपका ग्वादर से लेके काशगर तक ये डिस्टेंस है 2903-4 किलोमीटर कहीं के होता है। एक्चुअली डिस्टेंस 3300 किलोमीटर, या एवरेज लेंगे तो 3100 किलोमीटर होता है, मान लीजिए 3000 किलोमीटर। ये 3000 किलोमीटर में उनका प्लान ये है कि पाइपलाइन बिछा के हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए से साइकिल ऑफ 24 आवर्स में वो पंप करेंगे ग्वादर से, और आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, you will be able to pump the fuel, fossil fuel directly to Kashgar, and Kashgar में rather than traveling from Kashgar to the mainland, जो आप कह रहे हैं कि ईस्ट कोस्ट की तरह, वो एक्चुअली जिनजियांग में उनका इंडस्ट्री शिफ्ट होना शुरू हो गया है। सेम आपका जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो मंचूरियन प्रोविंस या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में होता था, पानी वहां पे आने की वजह से, पानी की कमी होने के नाते सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हैव शिफ्टेड तो कहा, जिनजियांग में। क्यों? जिनजियांग में देयर आर मोर देन 3 मेजर रिवर्स, ऑल द वाटर ऑफ द 3 मेजर रिवर्स दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स काजाकिस्तान। आप मैप खोल के देखेंगे आपका पानी, मेरे पास मैप नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं बैकग्राउंड नॉलेज से बता रहा हूं। प्लस ये एक ऐसा प्रोविंस है आपको हर किस्म की रॉ मटेरियल, गोल्ड, कॉपर, कोल, पेट्रोल, डीजल, जिंक, आपको टमाटर सबसे ज्यादा ये होता है, टेक्सटाइल, एपरल इंडस्ट्री, कॉटन, हर किस्म की चीज यहां पे। इट इज द, दे कॉल इट एज, इट इज, आप बोलते हो ना राइस बाउल, इट इज द इंडस्ट्रियल बाउल, रॉ मटेरियल बाउल ऑफ चाइना। तो इसकी वजह से चाहे कितना इंसर्जेंसी, कितना टेररिज्म हो, टेररिज्म परमानेंटली नहीं रहा है कोई भी देश में। वो आए हैं इन साइकिल्स ऑफ 5 इयर्स या 10 इयर्स या 15 इयर्स, 20 इयर्स, कहीं ना कहीं कुछ समझौता हुआ है, कहीं ना कहीं they have given up, कहीं ना कहीं leadership has raised the hand because of old age, so कहीं ना कहीं ये खत्म हुआ है। China is not in a hurry, they are looking at 2049 to redeem the century of humiliation. They are looking at reviving the Middle Kingdom concept by 2049, earlier than that. They are looking at becoming a global power by 2049 or before that. We are in 2025, still 24 more years to go. So therefore, you are right what you are saying कि 6 महीना जो है ब्लॉक होके रहता है। चाइना अगर आप उसको स्टडी करेंगे, ग्लोबल चेन में, आई एम नॉट, मैं चाइना को 7.5 फीट बनाना नहीं चाहता हूँ, ना कि मैं उसको अंडर एस्टिमेट करना चाहता हूँ, लेकिन चाइना का मैं हमेशा उसको एक प्रैक्टिकल तरीके से देखता हूँ। कोई भी दुश्मन को कभी आप अंडर एस्टिमेट करिए, इसके पास वो काबिलियत है और वो चाहता है, करके दिखाएगा, आप देख लीजिएगा। सीपेक, काफी जगह में पढ़ रहा हूं आर्टिकल, इधर उधर लोग रिसर्च कर रहे हैं कि सीपेक ना के बराबर हो गया। नो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाइना सीपेक एक फ्लैगशिप है। क्यों? छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जो मैडम उस पर कुछ बयान दे रहे हैं। यही सीपेक ये कब स्टार्ट हुआ? 2013 को उन्होंने कॉन्सेप्ट अनाउंस किए। हाँ, 2013 में वो गए थे विजिट के लिए, ही हैड बीन टू कजाकिस्तान, BRI तब स्टार्ट किया था। या सो उस समय उन्होंने यही सीपेक को $46 बिलियन इनिशियल एस्टिमेट
का कमिटमेंट दिया था। वही सीपेक, इट हैज गॉट रिवाइज्ड बाय 2020, इट बिकेम 62 बिलियन। आज हम 2025 को हैं, उसको 62 को रिवाइज करके 65 बिलियन कर दिया है। बोलने का मतलब यह है कि द कैपेसिटी टू पे, व्हाट इज बीआरआई? बीआरआई हमें समझना पड़ेगा कि बीआरआई इज नथिंग बट सरप्लस डॉलर, ट्रेड सरप्लस। चाइना आज के दिन में, जैसे हम 1970s में ये जो वेस्टर्न यूरोप या ट्रांस अटलांटिक पावर्स, अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप, ये पूरा विश्व में 70% से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड करते थे। उनका मेजॉरिटी ट्रेड सरप्लस होता था इनके फेवर में। लीडिंग इकोनॉमीज की बात कर रहा हूं मैं। आज वो उल्टा पुल्टा हो गया है। आज ओपन मीडिया में अगर देखेंगे, चाइना इज डूइंग ट्रेड विथ more than 120 countries out of 192 193 countries in the United Nations. ये तो ओपन मीडिया एवरेज है, लेकिन मेरा रिसर्च कह रहा है ये करीब करीब 156 देशों के साथ ये ट्रेड कर रहा है। 156 में से 109 से 110 देश हैं जिनके साथ इनका ट्रेड सरप्लस चल रहा है। यूएसए इज वन ऑफ देम, इंडिया इज अनदर। ताइवान जैसे देश है, ताइवान के साथ ट्रेड सरप्लस इज इन फेवर ऑफ ताइवान। ताइवान ने इन्वेस्ट कर रखा है $180 बिलियन इन चाइना, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से 200 बिलियन हो गया होगा। सो बोलने का मतलब यह है कि इट इज लुकिंग आउट, क्रिएटिंग ऑप्शंस हाउ टू बिकम अ ग्लोबल पावर। एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू मलाक्का स्ट्रेट इज अ डिस्टेंस ऑफ 14,000, और इफ यू डोंट टेक 14,000, टेक 12,000 किलोमीटर्स। आप बताइए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्या 12,000 डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएंगे? 9 से ज्यादा चोक पॉइंट है। इसको हर एक चोक पॉइंट पे कहीं हिंदुस्तान फिंगर कर रहा है, कोई आपका पायरेट्स आ गया है, कोई आपका वो यूएस पीछे पड़ गया, कोई आपका फ्रांस वाले ठोक रहे हैं। ऐसा चोक पॉइंट के बीच में से गुजरते जाओगे लड़ाई के टाइम में, या आपको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए, समझौता वो ये ग्वादर वाला है। करेक्ट, ग्वादर वाला। और ये 24 घंटे में आपका कैपेबिलिटी ऑफ रिप्लेनिशमेंट इज फास्ट। एंड कहां से ले रहे हो आप ऑयल? आप ले रहे हो मिडिल ईस्ट से, सीधा आ रहा है ग्वादर, वहां से सीधा चाइना। दूसरी बात, ये सिर्फ फॉसिल फ्यूल नहीं है, सीपेक की बात नहीं है। चाइना का जो नजर है, ये बहुत कुछ है, ये बड़ा प्लान कर रहा है। चाइना इज प्लानिंग बिग थिंग्स। क्या क्या है प्लान? एक तुर्कमेनिस्तान का जगह आप सुने होंगे, एक देश का नाम। क्या हमारे व्यूअर्स को मालूम है तुर्कमेनिस्तान में यू हैव द 4th लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ नेचुरल गैस, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गैसेस अवेलेबल विद मिनिमम एफर्ट। तुर्कमेनिस्तान जाने के लिए आपका देखिए, एक तरीका है कि आपने सीपेक बना दिया ऑन द बैकबोन ऑफ काराकोरम। सीपेक जो जाता है वो आपका वहां से टर्न करता है, कहाँ? पेशावर की तरह टर्न कर रहा है, फिर रावलपिंडी, उधर से जाके पेशावर से फिर काबुल की तरह जा रहा है। काबुल के आसपास 32 किलोमीटर दूरी पे एक कॉपर माइन है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है तालिबान के साथ 2008 को। वन ऑफ द लार्जेस्ट माइंस इन द वर्ल्ड, हाई ग्रेड क्वालिटी ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, काफी सारे कारण है उसकी वजह से। और वहां से अगर उनको तुर्कमेनिस्तान जाना है, उनका प्लान है एक नेशनल हाईवे बनाएंगे। वो नेशनल हाईवे इन अदर नेम इज कॉल्ड ए बीआरआई, जिसकी अभी चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। पेशावर से मोड़ेंगे किसको? सीपेक को, एक टर्निंग पॉइंट काबुल लेके जाएंगे का तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान से गैस हार्वेस्ट करके पाइपलाइन के जरिए से वो लाना चाहते हैं और काश्मीर तक पहुंचाना चाहते हैं। सो ये एक एक्सिस बन जाएगा ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट। कॉपर मिलेगा आपको, मिनरल। दूसरी बात है मिनरल। आज के दिन में चाइना का देखिए, वी आर एंटरिंग एन एरा एंड एज जब जियोपॉलिटिक्स हैज ग्रेजुअली रिसीडेड इन इट्स प्रोमिनेंस एंड डोमिनेंस। ये 20th सेंचुरी में काफी डोमिनेंट था, बिकॉज ऑफ विच यूएसए सक्सीडेड विद द हेल्प ऑफ चाइना टू डिसइंटीग्रेट यूएसएसआर। नहीं तो बाइपोलर होता था। अच्छा, वो टूटने के बाद यूनिपोलैरिटी, हमने सोचा कि यूनिपोलैरिटी के ये गेम खेलेंगे, अभी दे विल बी सक्सेसफुल, बट दे हैव स्टार्टेड शोइंग प्रोमिनेंट साइंस ऑफ डिक्लाइन। एंड ये जो हिंदुस्तान के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया है, मेरे विचार के एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स मैं तो यही कहूंगा, अभी तक तो डिक्लाइनिंग हम बोल रहे थे, मेरे को लगने लगा है कि ये डिक्लाइंड हो गया। ये
बहुत अच्छा पॉइंट है ये, टोटली एग्री विद योर पॉइंट। आप अगर सुपर पावर होके रहना मेरे को मालूम है थ्यूसिडाइड ट्रैप इज क्लियर, इट सेज प्रोफेसर एलिसन का जो कॉन्सेप्ट है, every established power or no established power will ever allow a growing power or rising power to come up to its footing. Footing is an expression, colloquial expression. मतलब पांव तक आने तक नहीं देगा वो। यूएसए चाइना के साथ जो अभी तक वार्तालाप कर रहा था वही चीज जो हिंदुस्तान के साथ कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा खुद का इंडिपेंडेंट स्टडी और एनालिसिस और कुछ इंडिकेट कर रहा है ये ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगा, ये टेम्पररी शॉर्ट फ्यूज है। ये शॉर्ट फ्यूज ऐसा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाएगा, देश के खिलाफ। तो क्यों जाएगा? जब आपके पास टाइम होगा तब हम बैठ के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आप जो बयान कर रहे हैं सारा ट्रेड के हवाले से बयान कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि ट्रेड रूट्स सेंचुरीज पहले भी थे और उन ट्रेड रूट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो होता था कि वो सामान जो है वो ऊँटों पे और घोड़ों पे और खच्चरों पे डाल के तो वो ट्रेड के लिए लेके जाते थे, तो रास्ते में डाकू पड़ जाते थे। तो वो ट्रेड रूट को सेफ बनाने के लिए फिर पोस्ट्स बनाई गई और उन पोस्ट पे आर्म्ड मैन ऑन हॉर्स बैक बिठाए गए जो इमरजेंसी में वहाँ हेल्प कर सकते थे। तो ये जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी मिलिट्री इम्प्लीकेशंस क्या है? तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया। मिलिट्री इम्प्लीकेशन से पहले इकोनॉमी आप अगर मैं बताऊं कि देखिए फूड प्रोसेसिंग, कुकिंग ऑयल, आपका सेरामिक, जेम, ज्वेलरी, मार्बल, मिनरल, एग्रीकल्चर मशीनरी, आयरन, स्टील, मोटरेबल असेंबली पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऑटोमेशन। ना मिलिट्री इम्प्लीकेशन बहुत कम लोगों को पता होगा। पाकिस्तान में, क्योंकि मैं चंद एक थिंक टैंक के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सबकी जो भावना है मेरे पास आ जाता है कहीं ना कहीं से। जैसे वो ऑपरेशन सिंदूर में एस्केलेशन होते गया ना, सबसे पहले टेररिज्म को हमने हिट किया, उसके बाद डीजीएमओ पाकिस्तान को बोला भाई हम अपने तरफ से खत्म कर दिए हैं, उसको हम आगे नहीं लेना चाहते हैं, यहीं पे हमारा समाप्त है। तो डीजीएमओ पाकिस्तान बोलता नो, हम मुंह तो जवाब देंगे। तो हमने बता दिया भाई आप जवाब दोगे, जवाब के जवाब हम अच्छी तरह देंगे। तो ये एस्केलेशन मैट्रिक्स होते गया। क्या आपको या आपके व्यूअर्स को मालूम है कि ये जो एयर बेसेस हिट करने के बाद बहुत कम लोगों को पता होगा, पाकिस्तान की सोच विचार के मुताबिक और यूरोप में ये सोच विचार चल रहा था कि अगला टारगेट क्या हिट करेंगे। अगला टारगेट सी पैक के ऊपर जितने सारे इंस्टॉलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल और मिलिट्री दोनों चीज यूज कर सकते हैं। हाँ, तो वो फ्लोर जो है बीएलए बीएलएफ ये इनको टारगेट रेगुलरली करते हैं और ये कहते हैं ना कि ये जासूसी के टावर हैं, ये मोबाइल कम्युनिकेशन के जो टावर लगाए हैं ये स्पाइंग टावर्स हैं और उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दूसरी पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जहां पे चाइना का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इसके टावर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं। बाइडू वाला जो कम्युनिकेशन टावर है, एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है, होगा 50, 60, 100, 150 के करीब होंगे, लेकिन कंप्लीट नेटवर्क बन गया है। मैंने एक चंद दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। ना नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्या है? कितने लोगों को पता है कि चाइना का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, पहले उनके मिलिट्री जोन रीजन्स होते थे, 11 थे, 11 से 7 हुए, 7 के बाद जब उनका रिफॉर्मेशन हुआ, आर्मी के जब चेंज हुआ, मॉडर्नाइजेशन 2015 को, उन्होंने 5 ग्रुप्स बनाए आर्मी कमांड। एक थिएटर कमांड है, वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो इंडिया के बॉर्डर को देखता है। इसका हेडक्वार्टर है चेंगडू में। चेंगडू से लेके रावलपिंडी तक ऑप्टिकल फाइबर, ये जो खुंजरा पास है उसके ऊपर उन्होंने बिछाया है। क्यों बिछाया है? क्या लेना देना है? ये इसलिए बिछा। अच्छा, दूसरी चीज ये हुआ है कि पहली बार पूरा विश्व में, इतिहास में अगर देखेंगे, एक देश का जो आर्मी या एयरफोर्स या नेवी के ऑफिसर्स हैं, वो जाते हैं ऑन शॉर्ट ड्यूटी, टेम्परेरी ड्यूटी, एंड दे कम बैक। यहां पे एक अनोखा किस्म का एक रिश्ता बना है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, वो है मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच का पोस्टिंग। 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल के पोस्टिंग जा रहे हैं।
इनके भी जा रहे हैं, उनके भी आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ये? तीसरी बात, चाइना का पास आज के दिन में 256 से ज्यादा सैटेलाइट है। वो सैटेलाइट कवरेज की वजह से उसका एरियल या स्पेस प्लेटफॉर्म्स आर स्टेबल एंड दे आर कवरिंग द एंटायर जोन, ऑपरेशन जोन। हमारे तरफ से हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक फ्रंट है, चाइना दूसरा फ्रंट, बांग्लादेश तीसरा फ्रंट हो गया, इंडियन ओशन चौथा फ्रंट हो गया। लेकिन चाइना के लिए वो एक ऐसा एरियल प्लेटफॉर्म में बैठ के देख रहा है जिसकी वजह से उसके लिए एक ही फ्रंट है, सिंगल फ्रंट। कहां? फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका टिल ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। इसको आप इंडो पैसिफिक की स्वात बोलिए। इसके अंदर आपके मालदीव्स या सॉरी लक्षद्वीप में कोई अगर जहाज है, मिनिकॉय आइलैंड में चाइना का कोई जहाज के खिलाफ कोई मुठभेड़ होता है, तो सिर्फ वो हुक्म किसको देता है? वो डाटा देगा, इनिशियल डाटा टारगेट किसको देगा? वो देगा चेंगडू। और साथ ही किसको देगा? जो वेपन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में हो सकता है, या किसको देगा? उनका एवैक्स है उसको दे सकता है। सो बोलने का मकसद ये है मेरा कि आज के दिन में जो लड़ाई हो रही है, वो हर लड़ाई को हम सोचते हैं कि पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पीछे इस किस्म की एक नेटवर्क सेंट्रिक गाइडेंस उनके सैटेलाइट के जरिए से खबर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड, उसको बोलते हैं ना किल चेन कैपेबिलिटी। किल चेन कैपेबिलिटी एक अलग सब्जेक्ट है, उसको बाद में ये करेंगे। लेकिन बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई कौन कर रहा है? चाइना। लेकिन हम देख किसको रहे हैं? पाकिस्तान। हम वही बोले, मनोज जी को भाषण दिया पूरा 16 अप्रैल को, सबको भड़का दिया, 22 तारीख को ये अटैक। अरे कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं, कोई देश का इतना हिम्मत हो जाएगा कि 26 आदमी को मार के चले जाएंगे अकेले विदाउट सपोर्ट? सब कहीं ना कहीं ये चाइना का सपोर्ट सिस्टम, ये सिर्फ तब का नहीं है, ये 2024 2019 जब बालाकोट में ये हुआ, इनका एयर डिफेंस उनका इंटीग्रेटेड नहीं था। आपसे उनका एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ के बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो है वो एक्चुअली फौज में क्या होता है, डेट ऑफ कमीशनिंग इज द डेट ऑफ सीनियोरिटी। और आर्मी को जो मान्यता मिलता है पाकिस्तान में, वो एयर को इतना नहीं मिलता है। लेकिन चीफ ऑफ द एयर स्टाफ आर्मी और आर्म फोर्सेस के जो कन्वेंशन है उसके मुताबिक उनका डेट ऑफ कमीशनिंग वाज अर्लियर, मतलब वो सीनियर थे मुनीर साहब से। तो लॉजिकली, टेक्निकली, लीगली देखेंगे, जो सीनियर होता है उसको सीनियर अपॉइंटमेंट दिया जाना चाहिए। लेकिन आर्मी का सेंट्रलिटी पाकिस्तान में ज्यादा है और उसको ज्यादा मानते हैं, इसीलिए उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, to avoid any dispute or argument, he was upgraded to a ceremonial appointment called a field marshal. ये अंदरूनी खबर है ये। बाकी हम चाहे कुछ भी बोले, वो चाइना ने बताया कर दिया, शरीफ ने ये बताया, या सेल्फ अपॉइंटमेंट, लेकिन अंदर की खबर ये है। तो ये जो चीजें हैं, जो सवाल आप कर रहे हैं, मेरे विचार के मुताबिक ये जो सीपेक के ऊपर जो ड्यूल यूज इंस्टॉलेशंस हैं, ये जरूर ये आर्मी यूज के लिए उन्होंने तैयार कर रखा है, नंबर 2। और ये मिलिट्री इंप्लीकेशन यही है कि इसके ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान में आज के दिन में 15,000 से ज्यादा आपकी पीएलए के फोर्सेस हैं, पुलिस की, ये यूनिफॉर्म पहन के। और मेरे खबर के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ करीब करीब 11,000 ऑलरेडी पीएलए फोर्सेस, उनके ऑफिसर्स डिप्लॉयड है। और ये जो आपके सीपेक अगर 2,900 किलोमीटर या 3,000 मान लीजिए, यह हर 100 किलोमीटर या 50-75 किलोमीटर के अंदर उनके कम्युनिकेशन टावर्स हैं जो चाइना के साथ कनेक्टेड हैं, और उनके सिविलियन के वर्दी में वहां पे एम्प्लॉय हो रखे इंजीनियर्स, प्लस कुछ पुलिस फोर्सेस हैं। ये पुलिस फोर्सेस पुलिस नहीं है, ये पीएलए के हैं। पहले इनका पीएलए का साइज 4.9 मिलियन होता था 1949 में, अभी कम करते 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 2 मिलियन तक आ गए हैं। आगे प्लान कर रहे हैं और छोटा करते जाएंगे, लेकिन इनको कहां, जो इधर से हटा रहे हैं उनको पुलिस फोर्स में जोड़ते जा रहे हैं। तो जब भी चाहिए उनको छोटा एक शॉर्ट कैप्सूल देके, ट्रेनिंग देके लड़ाई के लिए आप तैयार करा सकते हो। मिलिट्री इंप्लीकेशन यही मैं समझता हूँ। अच्छा, ये पूछ रहे हैं अहमद साहब के अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, बलूचिस्तान एंड इंडिया फ्रेंडशिप, India should recognize Balochistan as a sovereign nation.
ये क्यों अभी तक इतना डिले हो रहा है इसमें? मैं तो पावर स्ट्रक्चर में नहीं हूँ, मैं एक रिटायर्ड सोल्जर हूँ। मेरा भावना है इस किस्म की ऑप्शंस को हिंदुस्तान को लेवरेज करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, ये ओपन मीडिया में अभी तक साबित नहीं हुआ है, सामने नहीं आया है। मैं तो कह रहा हूँ समय आ गया है कि इंतजार मत करिए कि पहलगाम हो तब जाके हम ठोकेंगे। मैं कह रहा हूं जैसे मोसाद ने ईरान के अंदर घुस के नेटवर्क बिछा रखा है, इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर घुस के हमारा नेटवर्क एस्टैब्लिश होना चाहिए, ताकि प्रीएम्प्टिव कोई एक्शन अगर होता है, वो सोचने से पहले, अपने बैरक छोड़ने से पहले, ट्रेनिंग कैंप छोड़ने से पहले उनको उधर ही ठोकना चाहिए। ये मेरा इंडिपेंडेंट विचार है। ठीक है। गलत अगर कह रहा हो आप माफ करिएगा। ये अब बीएलए ने अनाउंस किया है हैरोफ 2 शुरू होने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम सेकंड कैंपेन शुरू कर रहे हैं हैरोफ की। लास्ट ईयर अगस्त में हैरोफ 1 हुआ था, जिसमें आपको पता है कि 84 से ज़्यादा अटैक्स किए थे, रोड ब्लॉक्स किए थे, सारा कुछ। तो ये कह रहे हैं कि जो अब हम हैरोफ 2 करने जा रहे हैं, ये टर्निंग पॉइंट होगा। तो क्या पाकिस्तान आर्मी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में भी मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है, और अभी तक तो कोई टेररिस्ट उन्होंने नहीं मारा। बहुत सारे बच्चे मर गए हैं, औरतें मर गई हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए, लेकिन टेररिस्ट तो उन्होंने नहीं मारा। और मेरा अपना विचार ये है कि ये स्ट्रेटेजिकली तालिबान को खुद अंदर लेके आ रहे हैं उन एरियाज में, जिन एरियाज में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ताकि फिर पाकिस्तान आर्मी अपनी परमानेंट जो है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर सके इन द नेम ऑफ काउंटर टेररिज्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, कल भी 8 पाकिस्तानी फौजी मारे हैं उन्होंने, ये कहाँ जा रहा है? ये मतलब है, जैसा आप पहले भी कह रहे थे कि टेररिज्म हो या इंडिपेंडेंट की वॉर या जंगें हो, ये एक वक्त तक चलती हैं और फिर खुद ही ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कुर्दिस्तान की हमारे सामने मिसाल है, जहाँ ओजलान ने हथियार डाल दिए हैं और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ उन्होंने रुझान किया है। तो इस किस्म का चीज़ ज़हन में रखते हुए आप बलूचिस्तान की सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान टूटेगा नहीं। पाकिस्तान अच्छा। नहीं टूटेगा। हाँ, पाकिस्तान नहीं टूटेगा। पाकिस्तान वैसे ही रहेगा जैसा ही है। और दूसरी बात है, ये जो टेम्परली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपना फॉरेन पॉलिसी चेंज करके रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए वो ये कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं बलूचिस्तान में, क्रिप्टो करेंसी का ये ले रहे हैं, मुनीर को लंच के लिए बुलाया, फिर दोबारा इनवाइट किया है, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। देखते देखते आप देखेंगे 4 साल निकल जाएगा। ये रेयर अर्थ, पेट्रोल डीजल तो बहुत दूर की बात है, इससे पहले भी बहुत सारे कंपनी आके चले गए हैं, ठीक है नहीं। अगर पेट्रोल डीजल होता तो चाइना जो रेयर अर्थ एलिमेंट, क्या ये नहीं चाह रहा है? चाइना भी चाह रहा है। चाइना किस लिए, ऑयल के लिए किस लिए नहीं इन्वेस्ट किया मैंने, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल फिजल आउट। डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट बी सक्सेसफुल। अभी देखिए क्या हो रहा है, देयर इज अ स्ट्रेटेजिक शिफ्टिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए। यूएसए के साथ बाकी जो मिलते जुलते देश हैं उनका भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है ना, लेजिटिमाइजेशन ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। वही तालिबान है जिसको छोड़ छाड़ के लड़ाई कर कुरा के चले गए थे अगस्त 2021। वही तालिबान के साथ पैचअप करके रिकंसिलेशन स्टार्ट हो गया है। वही सीरिया का जो लीडर है आईसिस में, उसके माथे के ऊपर कितना 10 या 20 मिलियन डॉलर्स बाउंटी हाँ रखा जी। गया। अभी ही इज बीन ब्रांडेड एज द मोस्ट हैंडसम, द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। वही पाकिस्तान है। मुनीर का कहानी सबको, किसको नहीं मालूम है? घर घर के बच्चों को मालूम है। आप मुनीर को लेके गोद में बिठा के लंच करा रहे हो, क्रिप्टो करेंसी, उसका बेटा और डोनाल्ड ट्रंप के बेटा हाथ मिला के क्रिप्टो करेंसी करा रहे हैं। यू आर a superpower. You are supposed to be the custodian of rules-based international order. You are supposed to show the path before the world. आप ये पाथ दिखा रहे हो। बांग्लादेश की तरफ देखिए, यूनिस, क्या हो रहा है ड्रामा। There has to be some semblance of
orderliness, some semblance of righteousness. किसके पास है, कौन सा देश है जिसके पास semblance of righteousness है, except for India, I would say. लेकिन ये बड़ी आपने एक अजीब बात की है कि पाकिस्तान टूटेगा नहीं। एक ऐसे कदार पे पाकिस्तान खड़ा है जहां बलूचिस्तान बिल्कुल ऐसे लगता है पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है, और अभी इन्होंने अफगानिस्तान पे भी बमबारी की है नंगरहार में और खोस्त में, और वहाँ बच्चे और सिविलियन आबादी को उन्होंने निशाना बनाया और मरे हैं, वो वहाँ शहीद हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बलूचिस्तान की जो तहरीक आज़ादी है, जो आप ये फिजल आउट हो जाएगी BLA और BLF? नहीं, ये लास्ट सवाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब, ठीक है, बार-बार ये आखिरी सवाल है। हाँ, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बलूचिस्तान का ये जो सेकंड फेज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए ये जो भी कुछ एक्शन आज डोनाल्ड ट्रंप ले रहा है वो क्या है, ये एक प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव स्टेप ले रहे हैं। जो अभी मिसाल के तौर पे आपको बताया था ना कि मोसाद की तरह ईरान के अंदर घुस के जिस तरह नेटवर्क बिछाया है, हिंदुस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए। आज सबसे बड़ा डर यूएसए को क्या है? सबसे बड़ा डर है कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा ओसामा बिन लादेन जैसे अबोटाबाद में पकड़ा गया, 11 साल तक ढूंढते रहे जंगलों में पहाड़ों में, मिला नहीं, और जिस देश के भरोसे पे उसको छोड़ा था कि खबर देंगे वो बेवकूफ बना दिए। कि ऐसा तो नहीं है इनके पास मिसाइल है, इनके पास टेररिस्ट है, इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इनके पास नार्कोटिक्स मनी है, कि ऐसा तो नहीं है कि इसको अगर हम छोड़ दिया फ्री फॉर ऑल कि ये दूसरा 9/11 के ना हो जाए। ये सबसे बड़ा डर है। नहीं, आप उदाहरण देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्रेसिडेंसी जब एज्यूम किए 20 जनवरी को, उसके आसपास उनका एक्स सर्विसमैन, वेटरन स्पेशल फोर्सेस सार्जेंट या सम कॉर्पोरल, समबडी रिटायर्ड मैन ड्राइविंग अ व्हीकल न्यू ऑर्लिन्स में, लोग मजे कर रहे हैं, उसके अंदर ये ड्राइव्स इन। इट्स अ न्यू नॉर्मल ऑफ इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म। सेम थिंग हैपेंड इन 2016 इन पेरिस, सेम थिंग हैपेंड इन जर्मनी। इसी साल जर्मनी में 8 या 6 बार ऑलरेडी अटैक हो चुके हैं इस किस्म के। 2016 को जो अटैक हुआ था, एक लॉरी के अंदर स्टील बीम्स भरे हुए हैं, ड्राइवर गोज इनटू क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके अंदर ही रैम्स इन, ही किल्स 86 पीपल, 286 या 87 लोग घायल हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये एक कौन सा देश जहां पे ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था? अल्जीरिया नहीं, अल्जीरिया नहीं है, ट्यूनिसियन, ही बिलोंग टू ट्यूनिसिया। इसी को अगर जर्मनी और इस दोनों का इन्वेस्टिगेशन लेते हैं, वो चेक करते हैं, दोनों के दोनों ट्यूनिसियन थे। सबसे मजे वाली बात है, ये दोनों के दोनों आईसिस के साथ कनेक्टेड थे। They had been indoctrinated by ISIS. सऊदी अरेबिया का डॉक्टर, व्हाई गो दैट फार? इसी साल जर्मनी के अंदर क्या हुआ हमें सबको मालूम है। तो अमेरिका के अंदर डर ये है कि दूसरी बार 9/11 के लश्कर तैयबा या ये जैश मोहम्मद या आईसिस, कोई ऐसा तो नहीं है ये छुपा के रखे हैं। आप देख रहे हैं, मैं अमेरिका को तो चले जो भी है, लेकिन आपने जो बात की है ना कि ये पाकिस्तान नहीं टूटेगा। अच्छा, ओके, लेट मी क्वालिफाई। ये नहीं टूटेगा। हाँ, क्यों नहीं टूटेगा? अगर पाकिस्तान टूट जाता है, अच्छा, मैंने काफी बार आपके चैनल में शायद बताया नहीं, बहुत अच्छा एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है, उसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। इट्स अ बुक रिटन बाय मैनुअल डार्के। उसका मुझे डिटेल भेज देना, मैं वो ले लूंगा इधर। डैनियल मार्के वो किताब का नाम है। उसने लिखा है चाहे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में कितना रिश्ता टूट जाए, गड़बड़ हो जाए, फिर भी अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू लीव पाकिस्तान। वो बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। न्यूक्लियर आर्सेनल कैसे बढ़े हुए हैं, कैसे मिसाइल्स हैं, आईसीबीएम कैपेबिलिटी ऑलरेडी आ चुका है। नॉर्थ कोरिया इज हेल्पिंग टू मेक द इंटरकॉन्ट 12,000-15,000 किलोमीटर वाला जो है वो वाला रेंज का मिसाइल सिस्टम। अगर वो रेंज लेते हैं, वो किसको टारगेट करेंगे?
ठीक है कि नहीं? अमेरिका तो ये उसने बड़ा अच्छा लिखा है वो किताब में। सो लेकिन उसका कैविएट ये है, फ्रीडम मूवमेंट इज अ फ्रीडम मूवमेंट। अच्छा, हमें मालूम है सच्चाई के लिए एक 21st सेंचुरी में अगर आप लड़ाई करना चाहते हैं, बहुत लगन और निष्ठा की जरूरत है, त्याग की जरूरत है। बालूचिस्तान अभी तक जो दिखाया है, देखिए 2003 नहीं, मैं कहूंगा 2018 तक ये छुटपुट ये हो रहा था। उनका जो एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 2019 के बाद, मोमेंटम पिकअप हुआ है 2024 को। इंटरनेशनल जो विक्टिम वाला जाता है स्टैटिस्टिक्स, दे हैव सेड कि पाकिस्तान इज द सेकंड मोस्ट वर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म आफ्टर बुर्किना फासो। ठीक है, सो 2024 में सबसे ज्यादा वायलेंट एक्टिविटी हुए हैं, 90% के करीब करीब है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। अगर ये इसको बरकरार, इसको अगर मेंटेन करके मैं कहता हूं, 9 महीना पहले बोला था आपके चैनल में, शायद 9 मंथ का मैंने बताया था, सस्टेन्ड कैपेबिलिटी के साथ अगर इसको मेंटेन कर पाएंगे तो कोई नहीं है उनका बाल कोई या उनको नकारा करने वाला। लेकिन ये जो 9 महीने वाला फेज है ना, ये टूट जाता है। Why I am saying the theory of life cycle में बोलता हूं उसको 9 month is, a child takes 9 months to take birth. Similarly, or independence of a country, freedom of a country will also take the same life cycle concept. लेकिन ये 9 महीना फुल थ्रोटल जाना चाहिए पड़ेगा, फुल थ्रोटल। इसका मतलब है कि पाकिस्तान टूट सकता है, बलूचिस्तान तो आजाद होगा। बलूचिस्तान तो अब मेरा जो मर्जी हो जाए, मतलब या ये आजाद होगा और या फिर यहाँ के लोग आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, उसके बाद मैं आपसे विदाई लूंगा। कल मैंने एक सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार, एक फॉरेन पॉलिसी रिसर्च स्कूल का मेरे को एंकर करने के लिए बुलाए थे। मिसेस वीना सिकरी आपके साथ तो बहुत बार चैनल में बैठे हैं, एम्बेसडर मैम, अनदर एम्बेसडर सतीश मेहता एंड चाइना एक्सपर्ट सुपर्णा पाठक। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकला उसमें से। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अभी जो मुनीर सेकंड टाइम के लिए गए थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा है, मांगा है कि जनाब आप बांग्लादेश हमारे दायित्व में छोड़ दीजिए। ये मुझे एक्चुअली पता नहीं था, आपको पता होगा, आप तो एंडी शेंडी पता नहीं बड़े बड़े लोगों से बात करते हो, आपको मालूम होगा ये अंदरूनी का, लेकिन कल मेरे को ये पता चला। सो बालूचिस्तान के साथ मैं क्यों इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, बालूचिस्तान का भी इसी तरह उन्होंने भीख मंगा है कि मेरे बस की बात नहीं है, आपको आना पड़ेगा अमेरिका को। करेक्ट। ये मेरा, मैं आई एम जॉइनिंग द डॉट्स ओनली, मेरे पास लिखित तो कुछ है नहीं। वो तो हम पहले से कह रहे हैं, ये बात तो मैं कई दफा कह चुका हूं कि इनकी कोशिश है कि अमेरिका को घसीट के अंदर लाएं बलूचिस्तान में, और लेकिन ये भी वो कह नहीं दूं, आएगा, अमेरिका नहीं आएगा। ये मैं कह दूं, अमेरिका का जिस दिन बॉडी बैग शुरू हो जाएगा बालूचिस्तान से जाना, उस दैट डे विल बी द लास्ट डे ऑफ अमेरिकन डिप्लॉयमेंट। इसलिए बुट्स ऑन ग्राउंड का उन्होंने कोई फैसला लिया नहीं अभी तक। जिस दिन बुट्स ऑन ग्राउंड, क्योंकि बुट्स ऑन ग्राउंड के बिना बलूचिस्तान के ऊपर कोई काबू आएगा नहीं। जो मिनरल के बारे में बता रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट, जब तक सिक्योर नहीं होगा जोन, उसको एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, माइनिंग कैसे करेंगे, सर्वे कैसा होगा। सर इसलिए कल भी मैंने ये अपने प्रोग्राम में बात की थी कि अगर अमेरिकन ने आना है, दे आर मोस्ट वेलकम, बट देन ब्रिंग बॉडी बैग्स विद यू, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गो बैक ऑन योर रिटर्न फ्लाइट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूएंसी आप देखेंगे, इसका जो अप्रूवल रेट है डोनाल्ड ट्रंप का, इट इज ऑलरेडी कम डाउन बिलो 40%। आई थिंक मैं लेटेस्ट देख रहा था कि 40% तक कम हो गया है। अगर ये आपका बॉडी बैग शुरू हो जाता है बलूचिस्तान से, आई एम टेलिंग यू, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो कुछ ना कुछ बहाना निकाल लेंगे फॉर इम्पीचमेंट, which we don't want. We want stability. The man, after all, he came with a very deep conviction of stopping the war. वो नहीं कर पा रहे हैं because he realized कि ये तो बड़ा गहरा चीज है, डीप स्टेट जुड़े हुए हैं। वो तो सादा सीधा बिजनेसमैन, गोल्फर, गोल्फ खेलते हैं, जो गोल्फ खेलता है ना, वो मारता है कि हाई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, फटाक करके शॉट जाना है, टर्कोइज ब्लू स्काई एंड यू आर हिटिंग द वन इन होल हो जाता है, यू आर अ वेरी हैप्पी मैन।
इनके पास का ना स्ट्रेंथ है, ना स्टेमिना है, ना कोई डेप्थ है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लूंगा। काफी बहुत सारे शुक्रिया क्वेश्चन जनरल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया एंड वी विल डेफिनेटली हैव यू अगेन। नाजरीन, ये थे जनरल सुधाकर जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने कहा एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो मुझे एकदम ऐसे जिसने चौंका दिया, वो ये कि पाकिस्तान टूटेगा नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान ऑलरेडी, मेरे जनरल सुधाकर साहब का एहतराम अपनी जगह, उनकी एनालिसिस अपनी जगह पे, लेकिन मेरे नज़दीक पाकिस्तान ऑलरेडी टूट चुका है और मैंने पाकिस्तान को टूटते अपनी आंखों से देखा है। मैंने पाकिस्तान को टूटते हुए देखा है 1971 में, जब मेरी उम्र 12 साल थी। मैंने पाकिस्तान को टूटते हुए देखा जिस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई, जब मेरी उम्र 20 साल थी। मैंने पाकिस्तान को टूटते हुए देखा उस वक्त जब बलोचिस्तान में फौजकशी शुरू की गई, और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उस दिन टूट गया था जिस दिन पाकिस्तान ने 2023 13 मई को मुजफ्फराबाद में निहत्थे मुजाहिरीन पर गोली चलाई और आज पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कोई पाकिस्तान का झंडा जो है वो लेकर नहीं जा सकता। और ये वीर सिंह कह रहे हैं, वी आर हैप्पी दैट वी सॉ यू लाइव टुडे, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा बीच में ऊपर नीचे चीज़ें होती रही हैं तो लाइव नहीं मैं हो सका, लेकिन अब दोबारा लाइव होंगे। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान, जिस तरह मैंने भी कहा जनरल साहब को, कि या तो बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा या फिर बलोच अपनी आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते, और मैं जब ये कह रहा हूँ तो आखिरी बलोच तक वो लड़ते लड़ते अपनी सरजमीन के ऊपर अपना खून बहा के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की ग़ुलामी को किसी कीमत पर कबूल नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आज मेरे साथ जुड़ने का। अब हम हो सकता है कि कल भी लाइव करें। बहरहाल आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया है या आपने ज्वाइन किया है, मेंबर हैं, तो आपको ज़रूर जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।